जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी की मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि क्या संचारित बीमारी होती है, कैसे असंचारित बीमारी होती है, क्या संक्रामक होता है, क्या असंक्रामक होता है, समय के आधार पर बीमारियां कैसे होती हैं, जो कुछ समय के लिए होती है, और जो समय के आधार पर दो बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक अल्पकालीन अर्थात कम समय लेने वाली, दूसरी दीर्घकालीन। ठीक है, तो अल्पकालीन बीमारियां जो होती हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीमारी होना बेकार है। बीमारी कभी कभी सुना होगा आपने, आप लोगों को दस्त वगैरह लगता है तो हमारे मम्मी पापा लोग कहते हैं कि ठीक है ये तो कभी कभी होना चाहिए, पेट की साफ सफाई के लिए सब ठीक है। लेकिन ये जो दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं ये बहुत घातक होती हैं और ये धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ये सब क्या है। ठीक है, अब जो कुछ बीमारियां होती हैं जो कारक के आधार पर होती हैं। कारक का मतलब बीमारी हमने किस किस भागों में बांटा था, एक समय के आधार पर बांटा, दूसरा कारक के आधार पर भी। कारक मतलब एक जो विषाणु है, कोई विषाणु जनित बीमारी है, कोई जीवाणु जनित है, कोई प्रोटोजोआ से हो रहा है, कोई फंगी से हो रहा है, कोई कृमि से हो रहा है, तो एक कारक के आधार पर है बीमारी। ठीक है, अब कारक को हम समझ लेते हैं। तो जैसे आपका कोरोना वायरस था, ये क्या था, वो विषाणु जनित था, विषाणु जनित। ठीक है, ये कैसे काम करता है, तो देखिए ये चित्र देखिए। जो वायरस जनित बीमारी होता है, एक तो वायरस काफ़ी छोटा होता है और उसमें डीएनए और आरएनए जो होता है। ठीक है, जैसे एड्स है, एड्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वो रेट्रो वायरस पर आधारित होता है, रेट्रो वायरस। ठीक है, अब रेट्रो वायरस क्या है, मतलब क्या है, एक सामान्य वायरस जो होता है उसमें ये प्रोटीन कैसे बनता है, ये सामान्य वायरस में प्रोटीन कैसे बनता है। तो सामान्य वायरस का एक ही काम है, डीएनए, डीएनए के बाद आरएनए जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बना देगा। देखिए ऐसे सर्कल चलता है, देखो ये जो डीएनए लिखा है इससे बना आरएनए, आरएनए से बन गया ये प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन। लेकिन जो रेट्रो वायरस होता है वो क्या करता है, वो ऐसा नहीं करता है, वो इसके अपोजिट करता है। वो डीएनए से आरएनए न बनाकर आरएनए से डीएनए बनाता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, उसके बाद ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये रेट्रोवायरस मतलब उल्टा काम करता है। इतना आप समझ लीजिए, जब हम एड्स को पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो विषाणु को समझते हैं। विषाणु कैसे काम करता है, डीएनए आरएनए से। अब तो आपको समझ में आया होगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसका आकार छोटा होता है, विषाणु बहुत छोटा होता है और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। ये जो उपापचय है ना, उपापचय प्रणाली पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे निर्भर करता है, देखो जब ये हमारे शरीर में होता है तब तो ये काम करना चालू कर देता है। जब शरीर के बाहर होता है तो क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है, मतलब ऐसे कण के रूप में, क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे हम हैं, हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश किया ना, फिर देखो वो ऐसे ऐसे अपनी प्रतिलिपियां बनाना चालू कर देगा, पूरे शरीर को इन्फेक्ट कर देता है वायरस। ठीक है, और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। जब वो हमारे शरीर में है तो सजीव है, और जब हमारे शरीर से बाहर रेल की पटरी पे पड़ा है, सड़क पे पड़ा है, तो वो निर्जीव है। ठीक है, इसीलिए जो कोशिका सिद्धांत जो होता है, अगर आपने कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा, कोशिका चैप्टर एक बार फिर से जाके पढ़ लेना। ठीक है, कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि हर चीज कोशिका से बनी हुई है, हमारे शरीर की सब चीज कोशिका से है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, ब्लड है वो भी कोशिका से बना है क्या, हाँ ब्लड भी कोशिका से बना है, हमारे बाल भी कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है, और जीव अजीब के बीच की कड़ी है वायरस। इतना समझ गए आप लोग। अब वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो हम एक ट्रिक देंगे और आपको पूरी याद हो जाएंगी। ठीक है, हम कम से कम वायरस की आपको 10 बीमारी कम से कम वायरस की और 10 बैक्टीरिया की वाली याद कराएंगे। ठीक है, और एक ट्रिक से पूरा याद करा देंगे। जैसे इंद्रधनुष की बीमारी, ये जो इंद्रधनुष के तहत जो बीमारियां आती हैं, हमारी सरकार कौन सा प्रोग्राम चला रही, यूआईपी। ठीक है, तो जो प्रोग्राम चला रहे हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें जो इंद्रधनुष से जो बीमारियां कवर होती हैं वो हमने एक ट्रिक से आपको याद करा दी है। ठीक है, अब हम सब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से सब याद करा देंगे। समझना बहुत जरूरी, जब तक आप समझेंगे नहीं आपको ट्रिक याद नहीं रहेगी। ठीक है, अब जीवाणु देखते हैं। जीवाणु
अब जीवाणु में आते हैं तो ये देखिए, जीवाणु क्या है, ये तो कोशिका भित्ति बनी हुई है, लेकिन जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक सेलें होती हैं। मैंने जब कोशिका पढ़ाया था इसीलिए बोल रहा हूँ, कोशिका चैप्टर फिर पढ़ना। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होती हैं। यूकैरियोटिक सेल तो काफ़ी डेवलप सेल होती है, जैसे ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल है, जो जैसे प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये डेवलप नहीं होती, इसमें केंद्रक भी विकसित नहीं होता है, फैला हुआ रहता है, ऐसे 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 फैला हुआ रहता है, जैसे ये फैला है, देखो विकसित नहीं है। इसमें जो राइबोसोम होता है 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है कोशिका भित्ति। तो कैसे याद रखेंगे कोशिका भित्ति कैसे बनेगी, आपने पीके मूवी देखा होगा, वो आमिर खान का पीके, तो पी से पेप्टाइडो ग्लाइकेन और के से कोशिका भित्ति, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और एक ऐसा होता है एक कोशिकीय होता है, ठीक है, इसमें 70S राइबोसोम होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और आसान देखिए, जो बैक्टीरिया इनमें दो काम कर लेते हैं ये लोग, ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब कैसे, जैसे हमारे जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो हरी पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। भाई ऑक्सीजन तो हमें मिलती है, ये वो भी कर लेते हैं और रसायन संश्लेषण भी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ऊर्जा ऐसे भी प्राप्त कर, ये ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका है। अब आपको वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में समझ में आया होगा। अब प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, प्रोटोजोआ के बारे में बता सकता है कोई बीमारी, ये जो मलेरिया हम लोगों को होता है ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो ये देखो इनका कोशिका सबसे ज़्यादा, देखो इनकी कोशिका देखो, ये तीनों कोशिकाएं दिखा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, इनका तो बिल्कुल छोटा है, इससे ये बड़ा, ये बिल्कुल डेवलप है। देखिए इसमें कोशिका द्रव्य भी है, मतलब कोशिका के अन्य अंग भी पाए जाते हैं, कोशिकांग होते हैं। और इसका केंद्रक है पूर्ण रूप से विकसित होता है, मतलब ये सबसे बड़ी विकसित कोशिका है। वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में सबसे बड़ा कौन है, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब हम एड्स को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए एड्स क्या है, ये विषाणुजनित रोग है, हमने बताया है रेट्रोवायरस से होता है। ये HIV क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा को निम्न कर देता है। तो एड्स का पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, आप लिख लीजिए एड्स का फुल फॉर्म। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये है एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये HIV क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा निम्न हो जाती है इससे। और यह क्या, RNA प्रकार का अर्थात रेट्रोवायरस, हमने बताया नहीं था। सामान्य क्या करता है, सामान्य में क्या होता है, DNA से RNA से प्रोटीन बनता है, अर्थात DRP। इसका काम उल्टा होता है, ये RNA से DNA बनाएगा, फिर ये RNA बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, इसका ये काम होता है, इसलिए उल्टा काम करता है, इसलिए RNA प्रकार का ये बोलते हैं हमें से एड्स को, ठीक है। अब इसका भी HIV का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो से आई से इम्यूनो नहीं, इम्यूनो डिफिशियंसी है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, राइबोन्यूक्लिक। तो RNA से तो याद ही रखिए ना, ये राइबोन्यूक्लिक ही है, ठीक है। हमारे शरीर में WBC पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अच्छा, वो हम पढ़ाए थे एक चैप्टर आपको, तो उसमें WBC को मतलब आपके पहले वीडियो में बहुत गहराई से समझाया था। यहाँ हमने इसकी एक ट्रैक बनाई थी, देखो ये ग्रेनुलाइट्स होते हैं, दो प्रकार से WBC बटा होता है, ये ग्रेनुलाइट्स, ये अग्रेनुलाइट्स। ग्रेनुलाइट्स मतलब होता है दानेदार, जैसे आपका गेहूं है, चना है, सरसों का दाना होता है, वैसे दानेदार होते हैं वो ग्रेनुलाइट्स होते हैं। अग्रेनुलाइट्स ये दानेदार नहीं होते हैं, ठीक है। इनको मैंने एक ट्रिक से आपको नाम याद करा दिया था इनका, बैगन, बैगन BEGN, बैगन। तो B से बेसोफिल,
ई से ईसिनोफिल्स, जी से ग्रेनुलाइट्स, एन से न्यूट्रोफिल। देखिए मैं कोई आपको ट्रिक दूंगा, जैसे आपको इंद्रधनुष का प्रोग्राम की ट्रिक दिया था मैंने पिछले वीडियो, तो उसमें मैंने इंद्रदेव का नाम लिया था कि जो टीपू का टिठरी घर बुरेला और गोना करना चाहता है इंद्रदेव की लड़की पीहू से। तो इंद्रदेव का नाम क्यों लिया था मैंने? ये जो ट्रिक दी है इससे पूरा 10 बीमारियों का नाम है जो इंद्रधनुष वाले हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ये जो बैगन मैंने दिया इसमें BEGN, तो ये जी है ना, एक ग्रेनुलाइट्स को दर्शाता है। तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो तीनों जो है ना, बेसोफिल, ईसोनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये कैसी है? WBC प्रकार की है ग्रेनुलाइट्स। और अग्रेनुलाइट्स दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये देखो यहाँ लिखा है, ये अग्रेनुलाइट्स हैं, मतलब इनमें दाना नहीं होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में। ये जो है ना, ये दो प्रकार की हैं। तो लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का होता है, इसका बी सेल और टी सेल। पहले तो अग्रेनुलाइट दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का होता है, बी सेल और टी सेल। मोनोसाइट जो होते हैं खुद बड़े बड़े मैक्रोफेज होते हैं, मतलब ये बड़े बड़े वायरस को डायरेक्ट नेचुरल किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये ट्रेनिंग होती है इनकी। ट्रेनिंग कैसे होती है आप ये समझिए। आप किसी को कोई चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, जो छोटी माता बड़ी माता हम लोगों को हो जाता है ना, एक बार किसको बचपन में ये माता का रोग हो जाएगा फिर दोबारा नहीं होता है। हम लोग कहते हैं अरे माता रोग अब दोबारा नहीं हो, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा शरीर उसके प्रति ट्रेंड हो जाता है और हम लोग एंटीबॉडी बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे होती है ट्रेनिंग। अब ये बी सेल जो है ये क्या करता है? ये एंटीबॉडी ज़्यादा एंटीबॉडी के लिए सक्रिय होता है बी सेल, एंटीबॉडी। तो बी से बॉडी, इसलिए बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। टी से ट्रेनिंग, ये पूरे ट्रेंड सेल्ड होती। क्यों होती हैं? ये देखिए कितने प्रकार की होती हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ये लिखा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सेल होती हैं। और ये कौन सा रसायन स्रावित करती है? इंटरल्यूकिन रसायन का स्रावित करती हैं। अच्छा, इंटरल्यूकिन से मुझे ध्यान आया, ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो हम लोगों को बुखार आता है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कई लोग बुखार को एक बीमारी समझ लेते हैं। अरे बुखार जो है हमारे शरीर की रक्षा के लिए आता है। कैसे आता है समझा देता हूँ। जो बुखार के दौरान जो होता है ना, हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे हमने ये बताया था आपको, ये मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक हार्मोन का स्राव करते हैं। और उस हार्मोन का नाम क्या है? इंटरल्यूकिन हार्मोन का नाम है। इसे इंटरल्यूकिन 1 बोलते हैं उस हार्मोन को। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1। अब ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है? हमारा जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे पूरी बॉडी का ये भूख प्यास ताप को सबको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये मस्तिष्क वाले टॉपिक में पढ़ाया था। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देता है। जैसे ही हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा तो उसमें क्या है, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी आया है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए, अब वो देखेगा एकदम गर्मी बढ़ गई तो वो क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब उसकी क्या है, जैसे मान लो वो 1 से 4 बन रहा है, 4 से 16 बनना है, तो उसकी ये दर कम कर देगा। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनेगा, मतलब उसकी बढ़ने की दर कम कर देता है। ठीक है, जैसे आप कहीं दौड़ रहे हो, आप जैसे रोड पे दौड़ रहे हैं तो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे होंगे, लेकिन बारिश हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो आप उतनी रफ्तार से नहीं दौड़ पाते हो ना। वैसे ही जैसे ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसे बैक्टीरिया वायरस या फिर फंगी प्रोटोजोआ जो भी होता है उसकी क्या है, रफ्तार कम हो जाती है, बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती। एक दूसरा क्या करता है, ये हमारे WBC को एक्टिव कर देता है। WBC को एक्टिव कर देगा तो WBC जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये लिम्फोसाइट, टी सेल वगैरह, ये सीधा आके उस पर अटैक कर देती है। आप ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, कोई आतंकवादी सैनिक कैंप में घुस जाए तो वहाँ क्या होता है, जैसे सैनिक कैंप में घुसेगा तो उसका इंटरल्यूकिन है वो एक अलार्म की तरह काम करेगा। जैसे ही वो अलार्म बजने लगेगा तो सभी सैनिक एक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग आतंकवादियों को घुसने से रोकेंगे, मतलब उनकी रफ्तार को कम करेंगे। दूसरा, हमारे सैनिक अपनी अपनी बंदूकें उठा के उन्हें टारगेट करके हिट करने लगते हैं। यही तो है ना।
आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, जिसमें वो बाहुबली अपनी माता को लेने जाता है देवसेना को, तो वो जैसे ही पता चलता है अलार्म वहाँ का बज जाता है कि कोई आया, घुस गया किला में, महल में कोई घुस आया है, तो सबसे पहले तो महल का गेट बंद होता है। गेट बंद क्यों होता है? ताकि बाहुबली को भागने से रोका जा सके, एक बात। फिर दूसरे, वहाँ के सैनिक बाहुबली पर अटैक करने लगते हैं। तो वैसे ही पहले तो इंटरलिक्यून क्या करेगा, आपका बी सेल को कहेगा कि आप एंटीबॉडी बनाना चालू कर दो, टी सेल से कहेगा कि आप लड़ाई जारी रखो, ठीक है। ये टी सेल दो प्रकार की होती है, एक हेल्पर सेल होती हैं, इसे बोलते हैं CD4 होती हैं, एक CD8 होती हैं, वो हम बाद में समझाएंगे आपको। अभी आप बस इतना ही दिमाग में रखो, दो प्रकार की होती, तो कई प्रकार की, दो प्रकार का इनका काम महत्वपूर्ण होता है। अब आप बुखार को देख के नहीं समझना, ये समझना बुखार तो हमारे शरीर के लिए, सुरक्षा के लिए ठीक ही था। अब ये T4 कैसे काम करता है, देखो HIV जो है ये कैसे बहुत घातक रोग बना है। ये सबसे पहले तो उस अलार्म को ही फेल कर देता है। यह T4 को अपने अंदर खींच लेता है और अपने शरीर से T4 को खत्म कर देता है, जिससे T4 असक्रिय हो जाता है। जब T4 असक्रिय हो जाएगा तो जो T8 जो है ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आतंकवादी घुस आए हैं। जब आपके सैनिकों को यही पता नहीं चलेगा घर में कोई आतंकवादी आ गया है हमारे भारत में, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और वो आराम आराम से एक एक से सबको चटका देगा। समझ गए आप? ऐसे ही HIV बहुत घातक रोग है, हम डिटेल में आपको समझाएंगे। चलिए अभी ये देख लेते हैं, एड्स बीमारी कब आई थी? 1920 में आई थी। और भारत में कब आई थी? 1980 में आई थी, ठीक है। यानी भारत में ये 60 साल बाद आई है, 60 साल बाद ये भारत में घुस पाई है, ठीक है। अफ्रीका से, कांगो अफ्रीका में, अफ्रीका से भारत आने में 60 साल इसे लगा। HIV के तहत पहली मृत्यु कब हुई? 1959 में हुई थी। और 1983 में पता चला कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है? STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कब पता चला? 1983 में, जब 1983 में एक समलैंगिक की मृत्यु हुई थी इसमें, ठीक है। तब हम लोगों को बाद में चीज़ें पता चली। ये कैसे फैलता है? किसी भी तरह से आपके रक्त में संपर्क में आने से फैलता, मतलब किसी भी तरह के, मतलब आप कभी दाढ़ी बना रहे हैं और वो HIV पॉजिटिव आदमी की दाढ़ी बना चुका है नाई, अब आपकी दाढ़ी उसी ब्लेड से बना देता है, तो आपको भी HIV हो जाएगा, ठीक है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इतना आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब एक और घातक बीमारी है कैंसर। तो कैंसर के बारे में जान लेते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसे ऑन्कोलॉजी क्यों कहते हैं? कि ये हमारे बॉडी में एक जीन होता है जिसे बोलते हैं आंको, ये उसी को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये कौन सा रसायन स्रावित करता है? ये कार्सिनोजन नामक रसायन स्रावित करता है। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। इसके लिए जीन जिम्मेदार होता है, ऑन्कोजीन होता है। ये रसायन कार्सिनोजन को स्रावित करता है। अब किन लोगों में कैंसर ज़्यादा होता है? उन लोगों में अधिक होता है जो पेंट, कांच, सीमेंट उद्योग में का, मतलब जो पेंट मतलब वो वाला पेंट नहीं कह रहे हैं जो पेंट आप पहनते हैं, वो पेंट नहीं है, ये वो पेंट है जो हमारे बॉर्निश वगैरह की जाती है, उसकी वजह से कैंसर बहुत फैलता है। कांच वाले उद्योग में काम करने में, सीमेंट वाले उद्योग में, इसीलिए कहते हैं कई लोग हम देखते हैं गरीब लोग वगैरह चाय की दुकान पर जाएंगे और चाय पैक करा के पॉलीथिन में लाएंगे, वो क्या है? कैंसर का कारण बनती है। ये कैंसर कैसे होती है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन तो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है, लेकिन जब ये कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर का कारण बनता है। इसके 4 कारण बताए गए हैं। कितने कारण हैं? 4 कारण, इन्हें देख लेते हैं। एक तो भौतिक कारण है, दूसरा रासायनिक, तीसरा आनुवांशिक और चौथा कारण है जैविक कारण। तो पहले हम भौतिक कारण देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, आपने पराबैंगनी वगैरह सुना, पराबैंगनी किरणें सुना होगा, वहाँ से जो ओजोन छिद्र पड़ा है ना पर्यावरण में, जब हम आपको पर्यावरण पढ़ाएंगे काफ़ी डिटेल से तब इसे समझाएंगे। मेरे पढ़ाने का एक ही टेक्निक है कि पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कि मेरे भरोसे काहे बैठेंगे, आप कहीं से भी पढ़ लो भाई, किताब से पढ़ लो, कोई और टीचर से पढ़ लो। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें एक तो समझाई जाए, समझाने के बाद में पढ़ने और पढ़ाने की झंझट को ख़त्म करके चीज़ें डायरेक्ट याद कराई जाएँ। हमारा उस पर फोकस ज़्यादा है, चीज़ें याद करा दी जाएँ, बस याद हो जाएंगी तो आपका परीक्षा में नंबर आ जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा, बस पढ़ने पढ़ाने का झंझट खत्म। तो भौतिक में UV रेज, एक्स रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, इन किरणों के संपर्क में आने पर ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। पूछिए कैसे? यहाँ आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा भौतिक कारण है? अब उसमें दे देंगे एरोमेटिक कार्बन,
जैसे बेंजीन वाला, ये निकोटीन, धूम्रपान वगैरह। तो हम इसे भौतिक कारण में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देखो, हम यूवी रे, एक्सरे, अल्फा बीटा गामा रेज के कारण जो जैसे जो होता है, जो परमाणु वगैरह का जो होता नहीं, वो चेरनोबिल में जो हुआ था, क्या बोलते हैं इसे, रेडियो धर्मी पदार्थ वगैरह फैल जाते हैं, उसके कारण लंबे समय आनुवंशिक बीमारियां आने लगती हैं हम लोगों में। ठीक है, वो कैसा होता है, वो भी तो इन्हीं कारणों से होता है, यही तरंगें ही तो फैलती हैं उसमें भी। और दूसरा कारण है रासायनिक कारण। रासायनिक कारण में एरोमेटिक कारण जैसे बेंजीन है, निकोटीन। निकोटीन क्या है, आपने सुना होगा, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं ये क्या है, निकोटीन है। धूम्रपान कर रहे हैं, इससे भी कैंसर का खतरा होता है, इसलिए कहते हैं भाई खैनी वगैरह कम खाओ। ठीक है। तीसरा है आनुवंशिक कारण। अब जो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो स्तन में कैंसर हो जाता है महिलाओं के में, ये कैसे होता है, ये आनुवंशिक कारण, जीन के माध्यम से होता है। ठीक है। चौथा है जैविक कारण, जो हर्प वायरस जो होता है, जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। तो आपने चारों कारण सुन लिए। अब विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। कैंसर दिवस 7 नवंबर को। ये ध्यान रखना। एक भाई जो है, बड़ा भाई है, वो पूरे विश्व में विख्यात है, तो उसका जन्म तो 4 फरवरी को हुआ था। उसका छोटा भाई जो भारत में है, वो उसका जन्म 7 नवंबर को हुआ था। किसी का 7 नवंबर को बर्थडे होगा तो उस आदमी को याद कर लीजिए कि भाई कैंसर दिवस के दिन इसका बर्थडे है। और जो 4 फरवरी को हुआ वो समझ लेना ये बड़ा भाई है, ये विश्व कैंसर दिवस के याद करने के लिए बोल रहे हैं, किसी को ऐसे टैग मत कर देना। अब ये देखिए कैंसर सेल्स कैसे फैलती हैं। देखो, ये नॉर्मल सेल होती हैं हमारे शरीर की, जो ऊपर वाले ये ग्रीन वाले में दिख रही हैं, ये ठीक है। इनका संबंध यहाँ का यहाँ से। नॉर्मल सेल ऐसे दिखती हैं और इन्फेक्टेड सेल ये लाल कलर में ऐसे दिख रही हैं। इंग्लिश में भी पढ़ते जाइए। ये लिखा है मैनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, मतलब कई सेल होती हैं कंटिन्यू ग्रो हो रही, लगातार ग्रो हो रही, विभाजित हो रही। एक तो कैंसर सेल ये खासियत। फिर कैंसर में दूसरी खासियत कैंसर सेल की क्या है, इनका साइज, ये देखो इनका साइज और शेप देखो कितना सदा हुआ लग रहा है, कितना सदा हुआ लग रहा है इनका साइज और शेप, जबकि ये कितनी इकृत विकृत लग रही हैं। तो ये काफ़ी विकृत होती है, साइज और शेप इनका गड़बड़ा जाता है पूरी तरह से। ठीक है। इनका क्या है, इनका न्यूक्लियस देखो कितना छोटा है, इसका न्यूक्लियस देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा बड़ा हो गया है। तो न्यूक्लियस लार्जर, मतलब न्यूक्लियस काफ़ी लार्ज हो जाता है। इसका ये देखिए क्रोमोसोम्स जो हैं, इसके क्रोमोसोम्स कितने प्रॉपर हैं, जबकि इसके क्रोमोसोम्स देख लो एकदम ऐसे ऐसे हुए पड़े हैं, कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी सेल्स में सेल बॉल होता है, देखो बाउंड्री बना हुआ, जबकि इनकी सेल्स एक गुच्छे की तरह बन गई हैं। इसे बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स विदाउट अ बाउंड्री। तो आपने कैंसर सेल देख लिया है, सामान्य सेल कैसे ग्रो कर रही हैं और कैंसर सेल कैसे ग्रो करती हैं। इसे देखते हैं मलेरिया के बारे में। इसे तो एक काफ़ी फेमस बीमारी है, प्रोटोजोआ से होती है। आपको बता देता हूँ, मादा एनाफिलीज एक मच्छर होता है, वो हमें काट लेता है, हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ छोड़ देता है। ये समझाया था पिछले वीडियो में, यहाँ और डिटेल से समझ लेते हैं। मलेरिया क्या है, इटालियन शब्द है। तो इटली की कौन है, सोनिया गांधी। तो ऐसे समझ ली, उन्हीं के यहाँ का शब्द है, इटालियन शब्द है मलेरिया। मलेरिया को मतलब भारत में अगर मलेरिया को भारत के शब्दों में कही जाए तो उसे बोलते हैं गंदी वायु। अब सोचोगे आप, गंदी वायु मलेरिया का क्या संबंध है। पहले जब हम लोगों को पता नहीं था कि मलेरिया कैसे फैलता है, तो हम लोगों को लगता है कि कोई बेकार गंदी वायु चलती है, उसके कारण मलेरिया फैलता है। हम लोग समझते थे जब गंदी वायु चलेगी तो मलेरिया फैल जाएगा, गंदगी की वजह से फैलता है। लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि एक मादा एनाफिलीज मच्छर है, वो हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ छोड़ती है, प्रोटोजोआ से जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ छोड़ देती है। और एक कैसा रोग है, ये वेक्टर रोग है। एक ऐसा रोग है, वेक्टर रोग है। और कैसे फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। वेक्टर रोग ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई रोग है, जैसे कोरोना है, आपको डायरेक्ट संपर्क में आने से फैलता है। जबकि ये जो मलेरिया रोग है, ये पहले तो कोई मच्छर के अंदर जाएगा, फिर मच्छर हमें काटेगा, उसके माध्यम से फैलेगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। और यह क्या काम करता है, ये हमारी आरबीसी को प्रभावित करता है, हमारे अंदर जो खून वाले रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उन्हें प्रभावित करता है। ये वाला देखिए, ये आरबीसी में हीमोजाइन को प्रभावित करता है, ताप का केंद्रक है। ताप का केंद्रक कौन है, हाइपोथैलेमस है। जैसे कि आपको बताया था,
हाइपोथैलेमस है जो हमारे ताप का केंद्रक है, कैसे प्रभावित करता है इसे थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ये आप याद नहीं रख पाएंगे, बाकी चीज़ें आप जान रहे हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है, ये प्लाज्मोडियम, आज से नहीं, आदमी पूरा पाषाण काल से यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हीमोजाइन वाली ये चीज़ आदमी को याद नहीं रहती। इसे थोड़ा मैं 2 मिनट लेकर समझाता हूँ। हीमोजाइन को हम लोग समझ लेते हैं, इसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसे देखिए, अब क्या मलेरिया कैसे फैलता है, हमें मादा एनाफिलीज नामक मच्छर ने काटा, उसने प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पीपी को हमारे अंदर छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। अब पीपी ने हमारे शरीर में क्या किया, हमारे शरीर की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, हमारा शरीर कैसा लाल, हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल होता है, उन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर गया, हमारे खून में प्रवेश कर गया। मच्छर कहाँ काटता है, हमारे नस में ही काटता है ना, तो हमारे खून में प्रोटोजोआ को छोड़ दिया उसने, प्लाज्मोडियम को। अब जब प्लाज्मोडियम आरबीसी में घुसता है तो वह आरबीसी क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन को खाना चालू कर देती है। हमारा रक्त क्यों लाल है, हीमोग्लोबिन की वजह से, एचबी की वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम तो जो होता है आयरन अर्थात हमारे रक्त के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, और यह क्या करता है, प्रोटीन को खाना चालू कर देता है। ये भूख लगी होती है इसे, तो सीधा हमारे शरीर की खून की प्रोटीन को खाना चालू कर देता है। आप कोई जिम वाले आदमी को देखना, वो बॉडी बिल्डिंग करके जैसे ही आएगा 1 गिलास भर के शेक पीता है ना, प्रोटीन का शेक पीता है, क्योंकि उसे भूख लगती है। वैसे ही ये जो बहुत भूखा होता है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा हीमोग्लोबिन खाना चालू कर देता है। अब ये हीमोग्लोबिन तो खा लेगा, उसके बाद अपना मल भी तो त्यागेगा, खाना खाने के बाद वो लैट्रिन भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर एक विषैला उप उत्पाद छोड़ता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट, ये गंदगी छोड़ता है हमारे अंदर, टॉक्सिक प्रोडक्ट उसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसे छोड़ देगा, जिसका नाम होता है हीमोजाइन, उसी को बोलते हैं हीमोजाइन, ठीक है। और अब ये हीमोजाइन भाई क्या करते हैं, इनका हाइपोथैलेमस से क्या संबंध है ये समझते हैं। यह हीमोजाइन जो है हमारे हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है, और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये 37 ही कहाँ रहता है, हमारा हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करता है। ऐसा ना हो कभी 137 हो जाए भाई, अगर ऐसा हमारे होता, हमारा हाइपोथैलेमस हमारे कंट्रोल होता, हम तो हाथ में लोटा पकड़ते कहते जाओ तापमान बढ़ा दो 100 डिग्री सेल्सियस और पानी गर्म हो जाएगा, चाय अपने हाथ में ही पकड़ के बना लेते ना। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो क्या करता है ये हीमोजाइन, हमारे हाइपोथैलेमस यानी हमारे मस्तिष्क के ताप नियामक केंद्र जिसे बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को उत्तेजित करता है। हाइपोथैलेमस को क्या नाम और है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, TRC, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ठीक है, इसको उत्तेजित कर देगा। जैसे हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो जाएगा, हमारी बॉडी को क्या करने लगेगी, हमारी बॉडी को अचानक से ठंड लगने लगेगी और एकदम तेज बुखार आने लगेगा। हम मलेरिया के लक्षण बता रहा हूँ, कभी ऐसा आपके साथ हो ठंड लगने लगे, तेज बुखार आने लगे, तो समझ लेना कि वो मादा एनाफिलीज मच्छर अपना कमाल करके चली गई है, ठीक है। अब इसका जो बुखार होता है वो इंटरमिटेंट होता है, मतलब चक्रीय बुखार होता है। चक्रीय बुखार कैसे होता है, चक्रीय कैसे होता समझते हैं। ये हमें जैसे आज ठंड लग के बुखार आया, फिर कल नहीं आएगा, फिर परसों आ जाएगा, 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा का एक चक्र चलने लगता है। वही चक्र कैसे चलता है, उसी प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति है, जैसे कोई 24 घंटे में चक्र चलाता है, कोई 48 घंटे में, कोई 72 घंटे में अपना चक्र चलाता है, ठीक है। आप समझ गए ये हीमोजाइन की क्या कहानी है। अब ये देखते हैं दवाई कौन सी है। एक जो है हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, HCQ इसे बोलते हैं, ठीक है। यह दवा क्या करती है, प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के टूटने और हीमोजाइन बनने की प्रक्रिया को रोकती है, इससे परजीवी मर जाता है। अब आपको समझाते हैं कैसे। देखो, हमने बुखार चढ़ता है तो क्या बताया था, बुखार जैसे ही चढ़ेगा हमारे बॉडी का अलार्म बजेगा, हाइपोथैलेमस अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएगा तो जो जैसे प्रोटो जो है उसकी बढ़ने की दर कम हो जाती है, उसके बढ़ने की दर कम हो जाती है। उधर हमारा B सेल जो होता है वो एंटीबॉडी छोड़ने लगता है, T सेल अपना हेल्पर सेल को आदेश देता है, वो अपनी सेना को, जो ट्रेंड सेनाएं होती हैं
उन्हें छोड़ता है और सीधे उस पर अटैक करना चालू कर देता है, टारगेटेड अटैक करता है। अगर आप कहोगे ये कैसे होता भाई, अगर ऐसे नहीं होता तो हम लोगों को तो एक बीमारी होती, हम लोग मर ही जाते, फिर हम लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? हमारे बॉडी के अंदर भगवान ने पूरा, हम कहते नहीं, ये ब्रह्मांड शरीर के ही अंदर है, सब कुछ शरीर के अंदर मिलेगा आपको। तो यह जो दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, ये वाली जो दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, ये क्या करती है, प्लाज्मोडियम के अंदर घुस जाती है और कहती है कि तुम भाई हीमोग्लोबिन को तोड़ नहीं सकते, हीमोग्लोबिन को इतना मजबूत कर देती है कि तुम उन्हें तोड़ने नहीं देती हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन जब टूटेगा नहीं तो वो प्लाज्मोडियम क्या खाएगा, उसे तो भूख लग रही है ना बहुत जोर से। अब उसे भूख लग रही है तो उसे जब हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, जब वो कुछ खाएगा नहीं, तो हमारे शरीर में गंदगी भी नहीं छोड़ पाएगा, अपना मल त्याग भी नहीं कर पाएगा, मतलब हीमोजॉन हमारे शरीर में नहीं जाएगा। और हीमोजॉन बनने की जैसे ही प्रक्रिया रुकेगी तो ये परजीवी क्या है, मर जाता है। क्यों मर जाता है? जब इसे हीमोग्लोबिन खाने को नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे ये दुबला हो जाएगा, कमज़ोर होकर हमारे शरीर, हमारे खून में मर जाएगा ये। समझ गए आप लोग? कल हम पढ़ेंगे डेंगू के बारे में। उससे पहले एक बात बताते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 4 फेब को। और हमारे भारत में कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। तो ठीक है, 7 नवंबर को भारत में कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व में कैंसर दिवस, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व मलेरिया दिवस, ये विश्व मलेरिया दिवस है। ठीक है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। कल हम कुछ फेमस बीमारियां और हैं, जैसे डेंगू है और भी हैं बीमारियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर एक ट्रिक के माध्यम से वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, आपको याद करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिन लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पढ़ाई में यदि कोई सुधार की ज़रूरत हो, उन्हें ऐसा लगता है कि ये यहाँ कमी कर रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ा रहे, तो मैं सबके सुधारों का स्वागत करता हूँ। आप कमेंट करिए, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का लक्ष्य जरूर मिले, आपकी नौकरी जरूर लग जाए।